हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्लास 9 का। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि समझते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में बातें हैं जो हमें समझनी है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ आवर कंट्री, उनका आंसर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया, किस तरीके से डिज़ाइन किया, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं, किस पे बेस्ड है, क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हमने कर लिया, उसके बाद क्या ये पॉसिबल है, उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस वगैरह इन फ्यूचर किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब हमें जो है इस चैप्टर के थ्रू मिलते हैं। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की शुरुआत की गई है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, उनकी जो स्पीच थी उसका एक पार्ट यहाँ पे लिया गया है बिगिनिंग में हमारी बुक में। ठीक है। और इसकी जो एंडिंग है, आई एम प्रिपेयर टू डाई, तो यही इसका टाइटल भी है। ठीक। 20 अप्रैल 1964 को ये स्पीच इनके द्वारा दी गई थी। ठीक। तो ये हमारी बुक में शुरुआत में लिखी हुई है, इसलिए इसको यहाँ पे कैरी किया गया है। ठीक है। अब आते हैं कि हुज़ नेल्सन मंडेला। ठीक। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के भाई एक एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन थे। उन्होंने कह सकते हैं भाई ओके फर्स्ट ये प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के 1994 से लेकर के 1990 तक, 1999 तक। ही कैन बी कह सकते हैं कि भाई ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट, पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू चुना गया, रिप्रेजेंटेटिव चुना गया कंट्री का। ठीक है। ही हैज़ टू फेस अ ट्रायल फेस करना पड़ा उन्हें। वाइड जो अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, ही एंड 7 अदर्स, इनके साथ 7 और जो लीडर्स थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है 1964 में, बिकॉज इन्होंने अपार्थीड को अपोज किया था। अब अपार्थीड क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अपार्थीड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस थी, यानी स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है। उसकी बात यहाँ पे की गई है। 28 ईयर्स इन्होंने जो है जेल में स्पेंड किए। यहाँ पे जेल का नाम इम्पॉर्टेंट है, रॉबिन आइलैंड जो प्रिजन थी, यहाँ पे इन्हें रखा गया था। ठीक है। बात करेंगे व्हाट इज़ अपार्थीड। तो अपार्थीड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है। साउथ अफ्रीका में उसको हम अपार्थीड कह रहे हैं यहाँ पे। दिस प्रैक्टिस एग्जिस्टेड फ्रॉम 1948 से लेकर के 1994 तक लगभग ये प्रैक्टिस यहाँ पे प्रिवलेंट रही। ठीक। अपार्थीड एक अफ्रीकान्स एक लैंग्वेज थी। ठीक है। इस लैंग्वेज का शब्द है जिसका मीनिंग ही होता है सेपरेटनेस। ठीक है। सेपरेटनेस और स्टेट ऑफ बीइंग अपार्ट, या सिंपली हम कह सकते हैं अपार्थहुड। ठीक है। इस सिस्टम के अंडर में अगर हम बात करें, अंडर दिस सिस्टम अपार्थीड की बात की जाए, तो इसमें जो वाइट सिटीजन्स हैं वो हाईएस्ट स्टेटस होल्ड करते हैं। इसके बाद इंडियंस आते हैं, और जिन्हें उसके अलावा जो कलरेड्स होते हैं, मिक्स रेस के लोग होते हैं। ठीक है। ब्लैक अफ्रीकन्स होते हैं। ठीक। इन सभी को ये लोग इन्फीरियर मानते हैं। किस तरह से ये सिस्टम यहाँ पे इम्पोज़ हुआ इसको समझेंगे। तो जो वाइट यूरोपियंस थे, उन्होंने इस सिस्टम को इम्पोज़ किया साउथ अफ्रीका में 17th और 18th सेंचुरी में। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ यहाँ पे आईं, उन्होंने इस कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया विद आर्म्स एंड फोर्स। ठीक है। जिस तरह से इंडिया को ऑक्यूपाई किया था इन्होंने। ठीक है। बट बाद में यहाँ पे सेटल भी हो गए और यहाँ पे लोकल रूलर्स बन गए और इस सिस्टम को यहाँ पे इम्पोज़ कर दिया। ठीक है। 1948 में। अब किस तरह से इसे प्रैक्टिस किया जाता था, इन वॉट वेरियस वेज अपार्थीड वॉज प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका, इसकी बात करेंगे। तो अपार्थीड डिवाइडेड पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी स्किन कलर के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था इस अपार्थीड सिस्टम के अंडर में। ठीक है। वाइट रूलर जो थे वो नॉन वाइट्स को इन्फीरियर मानते थे और यहाँ पे नॉन वाइट्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। इसके अलावा जो ब्लैक्स थे, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़ में रहने पे पाबंदी थी, और ये वहाँ पे काम करने भी तभी जा सकते थे जब इनके पास एक परमिट होता था। ठीक।
ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल वगैरह जितने भी इस तरह की पब्लिक एमिनिटीज़ थी, ठीक है, ये सभी इन लोगों के लिए, ब्लैक्स और वाइट्स के लिए सेपरेट थी। इस पॉलिसी को सेग्रीगेशन की पॉलिसी कहा जाता है जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, जहाँ पे वाइट्स वर्शिप करते हैं वहाँ पे ये वर्शिप करने के लिए भी नहीं जा सकते थे। ना ही ये कोई एसोसिएशन बना सकते थे, ना ये प्रोटेस्ट कर सकते थे इस ट्रीटमेंट, जो टेरिबल ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा था यहाँ पे, जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था उसके खिलाफ, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं इस इमेज के थ्रू भी, ठीक। सो दिस इज़ एक कॉशन इमेज यहाँ पे है, जिसमें लिखा हुआ है नेटिव्स, इंडियंस एंड कलरेट्स इफ़ यू एंटर दीज प्रेमाइसेस। अब हो सकता है ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है या कोई फैक्ट्री हो या कोई भी ऐसा एरिया, ठीक। यहाँ पे आप अगर एंटर करते हैं नाइट में, ठीक, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, ठीक है, आपको जो है मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके पीछे रीज़न भी बताया गया है भैया कि जो आर्म्ड गार्ड्स हैं वो आपको शूट कर देंगे, और जो सेवेज डॉग्स हैं, सेवेज मतलब जो वॉयलेंट और वॉयलेंट डॉग्स हैं, ठीक है, दे विल डेवोर द क्रॉप्स, यानी कि डेवोर मीन्स दे विल ईट द डेड बॉडी ऑफ योर्स, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, ठीक है। दूसरा एक और हमें इसी तरह का इमेज दिखाया गया हमारी बुक में, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई कि लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 37 ऑफ डरबन बीच बाय लॉज दिस बीच बाथिंग एरिया इज़ रिजर्व फॉर सोल यूज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ वाइट रेस ग्रुप, ठीक है। तो वाइट्स के लिए ये जो बीच एरिया है ये रिजर्व्ड है यहाँ पे, ठीक। ये बात 3 लैंग्वेजेस में लिखी है, ठीक। 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश पहले की जैसे कि हम देख पा रहे हैं, उसके बाद अफ्रीकान्स लैंग्वेज है और फिर ज़ूलू लैंग्वेज है। तो 3 लैंग्वेज में ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इससे समझ में आता है कि किस तरह से यहाँ पे जो है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को प्रैक्टिस किया जा रहा था, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, ठीक। तो 1950 से ही जो है, या उसके थोड़ा पहले से हम कह सकते हैं, जो सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज जो अपोजिशन या स्ट्रगल जो शुरू हुआ वो 1950 से शुरू हुआ, जब ब्लैक्स, कलरेड्स और इंडियंस जो हैं दे स्टार्टेड फाइटिंग टुगेदर स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट दिस अपार्थीड सिस्टम, ठीक है। इन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस लॉन्च किए, स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की, एक पार्टी बनाई गई, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई गई। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है इसे, क्योंकि इसके अंदर में जो है कई सारे वर्कर यूनियंस या जो वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी वो ये सब साथ में मिल करके, इन्होंने साथ में आकर के भाई ANC का फॉर्मेशन किया था, इसलिए हम इसे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक। बहुत सारे जो वाइट्स थे, सेंसिटिव वाइट्स मींस वाइट कम्युनिटी में जो अच्छे लोग थे, ठीक, उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने अपार्थीड का विरोध किया, ठीक। उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस स्ट्रगल में। इसके अलावा जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने भी अपार्थीड को भाई एक अनजस्ट और रेसिस्ट पॉलिसी बताया, मतलब उसका विरोध, उसको गलत बोला, क्रिटिसाइज़ करने का काम किया, ठीक है। बट इसके बाद, इतना होने के बावजूद भी जो वाइट गवर्नमेंट थी, इट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग पीपल। डिटेनिंग मीन्स उन्हें जेल में बंद डाल देना, उठा करके टॉर्चर करना, और हज़ारों की संख्या में ब्लैक पीपल और कलर्ड जो पीपल थे दे वर किल्ड, ठीक है। इस तरह से अभी भी वाइट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती जा रही थी, ठीक है, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब भले ही गवर्नमेंट यहाँ पे रिप्रेशन ऑफर कर रही थी, बट पीपल वर नॉट रेडी टू बैक डाउन, लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जिस तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा था वाइट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक, या एक इंटरनल सिविल वॉर का ख़तरा भी उन्हें समझ में आ रहा था। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स और कलर्ड पीपल थे वो उसको, गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, रियलाइज़ किया उसने कि भाई अब हम जो है इन ब्लैक लोगों को जो है वी कैन नॉट नो लॉन्गर कीप देम अंडर द रूल थ्रू रिप्रेशन। इस तरह से उन्हें टॉर्चर करके, दबा करके, हरास करके, परेशान करके हम उन्हें जो है अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ भाई, सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए वाइट गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाया, ठीक है। क्या बदलाव लाया? पहला, द फर्स्ट चेंज दैट वाज इंट्रोड्यूस वाज डिस्क्रिमिनेटरी, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको रिपील किया गया, मींस कैंसिल किया गया। बैन जो लगा रखा था पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्मेशन पे, या रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज कर रखे थे मीडिया के ऊपर, वो अपलिफ्ट कर लिए गए, ठीक है। 28 ईयर्स लेटर इम्प्रिजनमेंट जो था नेल्सन मंडेला का वो ख़त्म कर दिया गया, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। प्रेसिडेंट FWD क्लर्क जो थे वाइट गवर्नमेंट में, ठीक है, उन्होंने नेल्सन मंडेला को फ्री कर दिया 1990 में।
फाइनली 1994 में मल्टी रेशल जनरल इलेक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें मंडेला जो है ANC को लीड कर रहे होते हैं और वो बहुत ही एक बड़ी जीत हासिल करते हैं इस इलेक्शन के अंदर और वहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। व्हाट अपील वाज मेड बाय ब्लैक लीडर्स टू अदर फेलो ब्लैक्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक। तो आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद, आज़ाद होने के बाद, जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने दूसरे जो ब्लैक पीपल थे उनसे अपील किया कि भैया लेट अस फॉरगिव दीज वाइट पीपल, वाइट जो हैं उनको माफ़ कर दिया जाए, जो भी एट्रॉसिटीज़, जो भी अत्याचार उन लोगों ने किए उसके लिए जब वो पावर में थे, ठीक। उन्होंने कहा, और भी इस दूसरी बात उन्होंने कही अपने लोगों से कि भाई लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, इक्वालिटी ऑफ ऑल रेस पे बेस होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बेस्ड होगा, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये आंसर हम यहाँ पे बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो है वाई साउथ अफ्रीका इज़ कॉल्ड अ रेनबो नेशन, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका को जो है बहुत ही ऑफनली जो है रेनबो नेशन कह के बुलाया जाता है। इसके पीछे कारण है जो डाइवर्स और मल्टी रेशल सोसाइटी है यहाँ पे जो रहते हैं लोग, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ब्लैक, कलर्ड, ठीक है, इंडियंस, ठीक है। तो मल्टी रेशल सोसाइटी है और ये जो टर्म है इट वाज क्वाइंड बाय आर्क बिशप डेस्मोंड टूटू इन अर्ली 1990s ड्यूरिंग साउथ अफ्रीकाज ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थीड टू डेमोक्रेसी, यानी जब ये देश अपार्थीड एक कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उस समय ये शब्द लाया गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका, इसके अलावा भी हम कह सकते हैं इट इज़ होम टू रिच कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो कंट्री की पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। जैसे कि कुछ नाम भी लिए गए हैं, जूलू है, अफ्रीकान्स है, इंग्लिश है, इंडियन है, इस तरह से, इसीलिए इसको रेनबो नेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन के दो डेफिनेशन हमारी NCERT बुक में दिए गए, उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है कि भाई इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन अ कंट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल लिविंग इन द कंट्री एज वेल एज द पीपल एंड गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं देश में रहने वाले, या फिर हम कह सकते हैं एक सुप्रीम लॉ है जो ये डिसाइड करता है कि किस तरह की रिलेशनशिप रहेगी लोगों के बीच में या लोगों और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ज़रूरत क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो पहला तो भाई इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ज़रूरी है लोगों को एक साथ रहने के लिए। अगर सभी, देखिए हम सभी लोग शांतिपूर्वक, इंडिया की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो कास्ट कम्युनिटी वगैरह के लोग हैं एक साथ मिलजुल करके रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है, ये पता है कि भाई हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। इट स्पेसिफाइज, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे, हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, किसके पास कौन सी पावर्स होंगी, किसके पास कौन सी पावर्स होंगी, कौन से फैसले ले सकता है वो, ठीक है। इसके अलावा इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट की पावर पे भी लिमिट कुछ प्लेस की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, ठीक है। सिटीज़न राइट्स मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, वो लोगों के लिए होता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या एक ऐसा जो फ्रेमवर्क है गवर्नेंस का, गवर्नमेंट का, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए, या स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को या कंट्री को प्रोवाइड करने के लिए, सिटीज़न पार्टिसिपेशन को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, या टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द कंट्री अगेंस्ट टायरनी, ठीक है। ये कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे बता सकते हैं दैट वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट प्रोमिसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेज वर मेड बाय ब्लैक्स एंड वाइट्स अगेंस्ट ईच अदर, इस सवाल की बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक्स जो भी हैं उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया गया है सो दैट आप समझ भी पाएँ और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो पाए, ठीक है। तो क्या प्रोमिसेस यहाँ पे किए गए दोनों ही कम्युनिटीज़ की तरफ से एक दूसरे, तो पहले तो वाइट्स की बात की जाएगी। वाइट्स अग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, भाई वाइट्स ने ब्लैक जो मेजॉरिटी ग्रुप है, ठीक, उसके रूल को एक्सेप्ट किया।
और 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ बेसिक राइट्स जो पुअर पॉपुलेशन थी, वर्कर्स थी, उनके लिए भी कुछ बेसिक राइट्स पे अग्री किया। ब्लैक्स की अगर बात की जाए तो ब्लैक्स ने अग्री किया कि भाई जो मेजॉरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैक्स जो हैं वाइट्स की तरह से अपने एब्सोल्यूट तरीके से रूल नहीं करेंगे, यानी वाइट कम्युनिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। दे अग्रीड, इस बात पे भी अग्री किया कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है यानी कि ब्लैक्स हैं वो दे वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी के वाइट्स का जो नंबर था वो कम था, ब्लैक्स 3/4 पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते थे, ज़्यादा नंबर में थे, इसलिए यहाँ पे ब्लैक्स को मेजॉरिटी और वाइट को माइनॉरिटी कहा जा रहा है, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमसे यहाँ पे पहला सवाल जो बनता है इस टॉपिक के अंदर हमसे कि भाई इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स थी, तो क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज थे, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि भाई मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ये एक आसान काम नहीं था, एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था इतने बड़े देश और इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना जिससे हर कोई सेटिस्फाई हो सके, ठीक है, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था। दूसरी बात, द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम चल रहा था, एट दैट टाइम पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीज़न, ठीक है। बहुत लंबे समय से हम लोग गुलाम थे, तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही हो चुकी थी, अभी भी हम अपने आप को भारत का एक नागरिक के रूप में नहीं समझ पा रहे थे, हमारे लोग जो थे, हमारे देश के लोग जो थे, अपने आप को भारत का एक नागरिक के रूप में अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो ये अभी जो है कन्वर्जन या ट्रांजिशन पीरियड था जिसमें लोग स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट से स्टेटस ऑफ सिटीजन में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। कंट्री, एक और जो समस्या थी हमारे सामने कि जो भाई हमारा जो देश था, द कंट्री वॉज वॉन थ्रू अ पार्टीशन, मतलब हमें कह सकते हैं फ्रीडम तो मिली, एट द सेम टाइम आज़ादी की खुशी तो मिली, पर साथ में बंटवारे का गम भी मिला, ठीक है, पार्टीशन का गम भी मिला, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, ठीक, ये एक पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो प्रिंसली स्टेट थी उनके ऊपर ये छोड़ दिया था डिसाइड करने के लिए कि भैया या वो किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ये डिसीजन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो इन स्टेट्स का जो मर्जर था वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन टास्क था, ये प्रॉब्लम थी हमारे सामने। लास्ट में हम बता सकते हैं कि जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी अपनी एंग्जाइटीज़ थी, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रेजेंट टाइम एज वेल एज़ फ्यूचर, मतलब वो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो लोगों को प्रेजेंट टाइम में सेटिस्फाई करेगा और फ्यूचर में भी लोग उससे सेटिस्फाइड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, कोई चैलेंज तो नहीं उठेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इनकी अपनी खुद की भी कुछ एंग्जाइटीज़ थी जो हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस, अभी हमने बात की कि क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे, अभी हम बात करेंगे क्या एडवांटेजेस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, तो एक एक करके इन एडवांटेजेस को समझेंगे। एडवांटेज नंबर 1 की बात की जाए तो अनलाइक साउथ अफ्रीका वी डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्सेंसस, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें कॉन्सेंसस यानी कि एक ब्रॉड व्यू क्रिएट नहीं करना था कि किस तरह का डेमोक्रेटिक इंडिया होना चाहिए, ठीक, ये कॉन्सेंसस पहले से ही इवॉल्व हो चुका था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ठीक है। हमारे लीडर्स को ये पता था कि लोग, हमारे देश के लोग किस तरह का भारत चाहते हैं, क्या चीज़ें उसमें चाहते हैं, ये चीज़ उन्हें पहले से पता थी, ठीक है। दूसरा एडवांटेज की बात की जाए तो भाई जो हमारे जो लीडर्स थे उन वो सभी पहले से कुछ बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर अग्री कर रहे थे, एक्सेप्ट उन्होंने करी हुई थी, ठीक, जिसके ऊपर डेलिब्रेट करने में उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टाइम ख़राब नहीं करना था, ठीक। इसके पीछे कारण था कि भाई 1928 में जो नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जो दूसरे कांग्रेस लीडर्स थे, ठीक, इन्होंने जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1928 में, तो जो नेहरू ड्राफ्ट था 1928 का और दूसरा 1931 में कराची में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक, या इन दोनों ही चाहे कराची सेशन की बात कर लें 1931 की या 1928 का जो नेहरू ड्राफ्ट था, ठीक है, इसमें दोनों में ही डॉक्यूमेंट्स में कुछ कॉमन बातें थीं, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इन सारी बातों पे कुछ हमारे जो लीडर्स थे वो सारी बातों को एक्सेप्ट कर रहे थे,
जिसके ऊपर डेलिब्रेट करने में यानी बातचीत करने में, डिबेट एंड डिस्कशन करने में टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। दैट मीन्स सम बेसिक वैल्यूज़, इसीलिए लास्ट में लिखा है, ये पॉइंट हमारे लिए मेजर है कि कुछ बेसिक वैल्यूज़ हमारे सारे लीडर्स ने वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा एडवांटेज हमारा जो था वो था द फेमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल। मतलब भाई बहुत लंबे समय से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर काम कर रहे थे, तो वो फेमिलियर हो चुके थे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी, उनकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसमें वर्किंग किस तरह से होनी चाहिए, इसका एक नॉलेज उन्हें हो चुका था। वो एक्सपीरियंस हमारे काम आया आगे चल के, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जा रही है। एडवांटेज नंबर 4 की अगर बात करें तो हमारे लीडर्स के पास एक और जो अच्छी बात ये थी कि भाई जो दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुके थे, बन चुके थे, उनके फीचर्स को हमने अडॉप्ट किया, वहाँ से हमने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कैरी किया, ठीक। जैसे कि बताया जा रहा है कि भाई हमारे लीडर्स इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने आइडियाज़ कैरी किए, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी जैसे आइडियाज़, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन से कैरी किया। बिल ऑफ राइट्स यूएस का जो है, इससे हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कैरी किया, ठीक है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है रशिया में हुआ था, इससे हमने सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बेस्ड एक सिस्टम इस्टेब्लिश करने की बात की गई इसके थ्रू, ठीक है। तो ये 4 एडवांटेजेस हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास थे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो दी जाएगी, तो ठीक है, इसी की हम बात करेंगे कि जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, इट वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब रैंडमली यानी कि किसी को भी जिम्मेदारी दे दी गई, एक कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई, और इन्हीं ये जो बॉडी थी दैट कंसिस्टेड ऑफ दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह रहे हैं, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसने ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, तैयार किया, ठीक है। पहली बार जो इसके जो इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो जुलाई 1946 में हुए। इसकी पहली मीटिंग जो हुई दिसंबर 1946 में हुई। 1947 में इसके तुरंत बाद इंडिया का पार्टीशन हो गया, भाई इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, इसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बढ़ गई, ठीक। जो संख्या थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो थी 299, ठीक है। फाइनली जो भी डेलिब्रेशंस वगैरह हुए जो, ठीक है, टोटल कह सकते हैं कि भाई टोटल जो टाइम लगा वो 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ का जो टाइम लगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहाँ पे बताया गया है आपको कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, ये आइडिया था वी के कृष्णा मेनन का, ठीक, जिन्होंने 1933 में इसकी नेसेसिटी को समझा और इसको कांग्रेस की एक मेजर डिमांड के रूप में जो है प्रेजेंट किया, आगे रखा, ठीक है। अब बात करेंगे वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज मेड 6 डिकेड मोर देन 6 डिकेड्स अगो। 60 साल से भी ज़्यादा का समय, या अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो भाई इससे 60 डिकेड से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अभी भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मान रहे हैं? हम जैसे ही घर में थोड़ी भी चीज़ें पुरानी होती हैं उन्हें बदल देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना हम क्यों मानते चले आ रहे हैं, इसको समझेंगे। हमारे पास कुछ रीजंस हैं, 4 रीजंस बताए गए हैं। पहला रीज़न बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट टाइम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लोग क्या चाहते हैं इस पे बेस्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स क्या चाहते हैं इस पे नहीं बेस्ड है सिर्फ, है ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर हम जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेकर अगर हम आज तक देखें तो कुछ ग्रुप्स हैं जो हमारी कंट्री के अंदर, उन्होंने कुछ प्रोविजंस के ऊपर तो सवाल उठाया है कॉन्स्टिट्यूशन के, पर जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप ने जो है
पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पे सवाल नहीं उठाया, पूरे संविधान के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया, कुछ प्रोविजंस के ऊपर सवाल उठाया गया। ये एक बहुत बड़ा अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अक्सर आपसे अलग से ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड रीज़न है हमारा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी, उसका भी जो मतलब कॉम्पोजिशन था वो इस तरीके का था कि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी। उसमें ये नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के ही लोग भरे हुए थे, ज़्यादा थे, जिसमें कुछ बाइसिंग हुई हो या कुछ फेवर किया गया हो किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो उसका कॉम्पोजिशन भी इस तरह का था कि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। चौथी बात, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, इट गिव्स सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मीन्स सेक्रेडनेस, प्योरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से काम किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस तरीके से काम किया, वो भी कह रहा है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट, सेक्रेड ग्रंथ के रूप में इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इस लास्ट वाले पॉइंट को इवन हम लोग अलग से समझेंगे भी, एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट के रूप में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी समझेंगे। इसी से शुरुआत की गई है। द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को जस्टिफाई करते हुए हम लोग समझेंगे। पहला तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत ही सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंशुअल मैनर में काम करती है। जैसे अगर हम बात करें, पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे सारे लीडर्स हमारे एग्री करते हैं, उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है जिसके चेयरमैन होते हैं BR अम्बेडकर। उसने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, उसके बाद उसके ड्राफ्ट के ऊपर कई राउंड्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन हुए। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स और 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स को कंसीडर किया गया। जो ये डेलिब्रेशन चला ये 114 डेज़ लगभग चला। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए गए, जो भी शब्द बोले गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उनको रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व किया गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, इट गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन डिफरेंट। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू चुना जाता, दैट मीन्स भारत की जनता वोट करके चुनती अगर मेंबर्स को, तो भी उसकी कॉम्पोजिशन कुछ अलग नहीं होती। ठीक है, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कहा गया है। तो एक्चुअली तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स चुने गए थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं चुने गए थे, क्योंकि ये सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए लोग इसको नहीं चुन पाए, लोगों के द्वारा डायरेक्टली मेंबर्स को नहीं चुना गया। ये बात आपको पहले पॉइंट में बताई गई है। दूसरी बात कि इट वॉज इलेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पहले जो थे वहाँ से इनको चुना गया, इनके मेंबर्स को चुना गया, टू इंश्योर अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स थ्रू आउट द कंट्री, ताकि ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। ऐसे मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे वहाँ से चुना गया, ताकि ये एक कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कर सके, पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कर सके। अब भले ही हम कह रहे हैं कि भाई ये जो असेंबली थी, एक और पॉइंट जो आता है कि भाई भले ही असेंबली जो थी इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ज़्यादा थे इसके अंदर। बट अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो इट अपने आप में कांग्रेस जो है पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स या ओपिनियन होल्ड करने वाले लोग मौजूद थे। ठीक है, इवन इस असेंबली के अंदर ऐसे मेंबर्स भी थे जो कांग्रेस के साथ अग्री नहीं भी करते थे। ठीक है, सोशल टर्म्स में भी अगर हम बात करें तो असेंबली जो है रिप्रेजेंटेड द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसकी जो कॉम्पोजिशन है, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू भी चुना जाता मेंबर्स को, तो भी कॉम्पोजिशन कुछ अलग नहीं होती। ठीक है, बात करेंगे व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स से हमारा मतलब होता है जो भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के आपस में जो डिबेट एंड डिस्कशंस हुए, द डिबेट्स दैट दे हैड इन प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हुए। ठीक, उन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। ठीक, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए गए, जो भी वर्ड्स बोले गए, उनको रिकॉर्ड और प्रिजर्व किया गया, और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ये डिबेट जो हैं ये दे प्रोवाइड द रैशनल मतलब जो लॉजिक है बिहाइंड एवरी प्रोविजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजंस हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या मतलब है, इसको समझने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब इनको प्रिंट किया गया तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स यानी 12 मोटी मोटी किताबें प्रिंट हुई, तैयार हुई, जिनको आज भी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई
गाइडिंग वैल्यूज़ आर बेस्ड ऑन द व्यूज़। अगर हम गाइडिंग वैल्यूज़ की बात करें तो जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं दे आर बेस्ड ऑन द व्यूज़ ऑफ आर मेजर लीडर, जो भी हमारे लीडर्स रहे इंडिया के, ठीक है, दोज हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम ऑफ आर कंट्री, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे महात्मा गांधी जी की बात की जाए, ठीक, भले ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये बात एक अलग से भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो उनके विज़न को फॉलो करते थे, ठीक है। तो जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं हमारी, वो हमारे प्रियम्बल में इंश्राइंड हैं, प्रियम्बल में नज़र आती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे गांधी जी इज़ व्यूज़ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। गांधी जी का विचार क्या था, किस तरह क्या सोचते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो इनका कहना है कि भाई आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान वो चाहते थे दैट विल रिलीज़ इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रॉलडम, थ्रॉलडम यानी हर प्रकार की गुलामी, और पैटर्नेज यानी सपोर्ट या असिस्टेंस से रिलीज़ करे, फ्री करे, हम किसी भी के आश्रित ना रहें, सपोर्ट हमें ना लेना पड़े, थ्रॉलडम यानी गुलामी से आज़ाद हो जाएं हर तरह की, ठीक। आई शेल वर्क फॉर एन इंडिया, एक ऐसा इंडिया जहाँ पे जो पूरेस्ट, जो गरीब से गरीब आदमी भी है उसे ये लगे कि भाई उसका देश है ये, ठीक है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसकी कंट्री की मेकिंग में, ठीक। एन इंडिया इन विच देयर इज़ नो हाई क्लास और लो क्लास पीपल, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है, क्लास के आधार पे लोगों को बांटा ना जाए। इन एन इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटीज़ लिव इन परफेक्ट हार्मनी, सारे ही लोग शांतिपूर्वक एक साथ मिलकर रहें, ठीक है। नो रूम फॉर अनटचबिलिटी या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की बात की जाए, ऐसी चीज़ें ना हो यहाँ पे, ठीक है। वुमेन इन्जॉय सेम राइट एज मैन, जेंडर इक्वालिटी की बात इन्होंने की, ठीक है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहते थे, ये इनके व्यूज़ इन्होंने एक्सप्रेस किए हैं इनकी जो बुक थी यंग इंडिया उसमें, ठीक है। अगली बात की गई बी आर अम्बेडकर की एक स्पीच हमारी बुक में दी गई है, ठीक है, जिसमें वो गांधी जी से को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं, उनसे थोड़ा सा डिसअग्री करते हुए नज़र आते हैं। इसको समझ लेते हैं। तो इन्होंने कहा भैया ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इन्होंने कहा भैया हम एक कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ पे पॉलिटिक्स में तो हमें इक्वालिटी मिली हुई है, बट सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हम अनइक्वल हैं अभी भी, ठीक है। पॉलिटिक्स में तो हम 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के प्रिंसिपल को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, पर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हम इक्वल नहीं हैं, ठीक है। इस बात को हम कब तक डिनाई करते रहेंगे, ठीक है, कब तक हम इस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को जीते रहेंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये सवाल इन्होंने यहाँ पे उठाया। अगर हम इसे लंबे समय तक इसी तरह से अनदेखा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ये आगे चल के एक खतरा साबित हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच है जो उन्होंने 15 अगस्त को दी थी, ठीक है। इसका टाइटल है ट्राइस विद डेस्टिनी। तो इनका कहना है कि भैया लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस विद डेस्टिनी, ट्राइस मीन मीटिंग विद डेस्टिनी, जो हमारा पूर्व निर्धारित भाग्य था उससे आज हम मिलने जा रहे हैं, मिल चुके हैं एक्चुअली में, ठीक। द टाइम हैज़ कम कि हम जो प्लेज हमने उस टाइम पे ली थी उसको रिडीम किया जाए, ठीक। एट द स्ट्रोक ऑफ दिस मिडनाइट आवर, चूँकि ये जो स्पीच का टाइम है ये ब्रॉडकास्ट हुई थी रेडियो टीवी वगैरह पे मिडनाइट में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई एट द स्ट्रोक ऑफ दिस मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग, पूरा वर्ल्ड जब सो रहा है, इंडिया इज़ अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, हम आज़ाद हो रहे हैं, हमारी एक नई सुबह हो रही है, ठीक है। मूवमेंट हैज़ कम, मतलब बड़े लंबे समय बाद कह सकते हैं एक एज का एंड हो रहा है, एक युग का खात्मा हो रहा है। व्हेन द सोल ऑफ नेशन, जो हमारे देश की आत्मा है जो बहुत लंबे समय से सप्रेस थी, इट हैज़ फाउंड अटरेंस मतलब उसे बोलने की आज़ादी मिली है, ठीक। तो इट इज़ फिटिंग दैट अब समय, ये बिल्कुल सही अवसर है, मौका है कि भाई हम सारे भारतीयों को मिल करके जो है अपने देश की वी शुड टेक प्लेस टू द सर्विस ऑफ इंडिया, कंट्री को सर्व करने की शपथ लें। और कंट्री को सर्व करने का मतलब बेसिकली है ह्यूमैनिटी की सर्विस, ठीक, ये इनका कहने का मतलब है। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जब आज़ादी मिलती है, पावर आती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर लाई कर रही है यहाँ पे, असेंबली के ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको हमारी कंट्री के लिए एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, ठीक है। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड, अब ये आज़ादी मिलने से पहले हमने बहुत सारे दुख दर्द समस्याएं झेली भैया, तो ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है,
ठीक। और कुछ इवन जो हम पेन्स हैं, सम ऑफ द पेन्स इवन कंटिन्यू विद अस, दैट जैसे पार्टीशन का जो इशू था उसको यहाँ पे एक तरह से मेंशन करने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी इन्होंने कहा कि भैया पास्ट ओवर हो चुका है और फ्यूचर पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक। और फ्यूचर जो है आसान नहीं होगा क्योंकि हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और जो उनको हम फुलफ़िल करेंगे, उनके लिए हम वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सफरिंग। और आज़ादी का सही मतलब है इट मीन्स, ठीक है, सर्विस का मतलब है भाई वी हैव टू वर्क फॉर टू एंड द पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की बात इन्होंने की अपनी स्पीच के अंदर। द एम्बिशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन वॉज टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द जनरेशन कह करके ये एक्चुअली में महात्मा गांधी जी को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक। इन्होंने कहा भाई उनका जो ड्रीम था कि भाई हर एक आदमी सुखी रहे, कोई भी आदमी दुखी ना हो देश के अंदर, ठीक है। एंड दैट इज़ बियॉन्ड अस, एक्चुअली ये पॉसिबल तो नहीं है, बट जब तक कि कह रहे हैं इन्होंने कहा एज लॉन्ग एज दे आर टीयर्स एंड सफरिंग, तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा पेस जो है वो फास्ट है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पेस फास्ट है। फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो भी वैल्यू, क्या फ़िलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको समझेंगे। तो जो भी वैल्यूज़ हैं दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड आर फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक, इन पे बेस्ड है। पहले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, ये एक बात हम कह सकते हैं। और ये सारी ही वैल्यूज़ जो है हमारे प्रियम्बल में एम्बेडेड हैं, इंश्राइंड हैं, ठीक। प्रियम्बल जो है हमारा भाई एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के तरीके से काम करता है जिसमें बेसिक फ़िलॉसफी हमारी आउटलाइन हो रखी है या जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो दिखाई देते हैं, दर्शाए मतलब प्रेजेंट है उसमें, ठीक। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भाई इट प्रोवाइड, जो प्रियम्बल है, इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। ये पता लगाने के लिए कि भाई दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज़ गुड और बैड, इवन इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा जाए कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है। इस तरह से ये फ़िलॉसफी वाला पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे समझा सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपको आपका प्रियम्बल दिखाया गया है, ठीक। इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं इनको हम लोग समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कीवर्ड्स और प्रियम्बल, सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया फ्रेज़, ये जो दिया गया इसका मतलब क्या है कि भैया सारा जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे वो कौन है, जो लोग हैं, जब भारत के जो लोग हैं वही दे आर द सोर्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप इनैक्टेड बाय पीपल, एक्चुअली इट इज़ द पीपल, लोगों ने ही अपना संविधान तैयार किया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, ठीक। ये हमें हैंड ओवर नहीं किया गया किसी किंग या किसी आउटसाइड पावर की तरफ से, ठीक है। सोवरीन का मतलब होता है दैट इंडियन जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, दे आर फ्री टू टेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। कोई भी दूसरा देश आकर के भैया हमारी गवर्नमेंट को ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। सोशलिस्ट जो है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात यहाँ पे करी जाती है इस टर्म के अंडर में। तो जो भी वेल्थ जो जनरेट हो रही है सोशली, उसको इक्वली शेयर किया जाना चाहिए सोसाइटी में। गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है ओनरशिप, लैंड और इंडस्ट्री की रेगुलेट करनी चाहिए, उसके अंडर में होना चाहिए सब कुछ, ताकि सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। सेकुलरिज्म या सेकुलर शब्द का मतलब होता है कि भाई किसी भी रिलीजन को जो है यहाँ पे प्रेफरेंस ना दी जाए, सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, सारे बिलीव्स को, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, ये इसका मतलब है। कोई ऑफिशियल रिलीजन हमारा नहीं डिक्लेयर किया गया इसीलिए, ठीक। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ये सेकुलरिज्म का मतलब है। अच्छा, ये दोनों ही शब्द जो हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये आपके प्रियम्बल में 1976 में ऐड हुए थे, पहले से नहीं थे, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में जो कि हुआ था, तब इन दोनों शब्दों को ऐड किया गया था। ये अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक। डेमोक्रेटिक का मतलब है तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, द काइंड ऑफ कंट्री शुड हैव काइंड ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग इक्वल राइट्स इन्जॉय करें, इक्वालिटी हो, उनके पास पावर हो अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की, ठीक है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय हो साथ में, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होंगे, हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी, यानी प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इलेक्ट होते हैं, कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं, ट्रांसफरेबल पोजीशन नहीं है, ठीक है। जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, मतलब सभी को बराबर न्याय दिया जाए, ये इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे प्रियम्बल में हमारे, ठीक। सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की बात की जा रही है।
लिबर्टी, कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे फ्रीडम टू थॉट एंड एक्सप्रेशन होता है आपका, ठीक, वो आपसे ना छीना जाए। ठीक, किस तरह से कोई विचार अपने प्रकट करना चाहता है, ठीक, हाउ दे विश टू फॉलो अप एंड थॉट्स देयर थॉट्स, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जैसे बेफालतू की पाबंदियाँ जो लगाई जाती हैं वो नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे भाई लिबर्टी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ से, ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाई ब्रदरहुड कह सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अस बिहेव एज द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हम सभी जो हैं भारतीय नागरिक हैं, तो हम सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। सभी किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के सदस्य होने से पहले भारत देश के रहने वाले हैं, तो इसलिए हम सभी पहले भारतीय हैं। वी आर, हमारी नेशनैलिटी जो है वो पहले आनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी कंट्री के सिटीज़न हैं रैदर दैन अपनी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले देश को रखना चाहिए, तभी जो जिस यूनिटी की बात की जा रही है, जिस फ्रैटर्निटी की बात की जा रही है वो इस्टेब्लिश हो पाएगी, ठीक है। प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इनके बारे में देखिए पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों से पूछे जाते हैं तो उसको समझ लेंगे। जैसे अगर बात की जाए वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, तो भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें ये मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो था वो इनके पास था। बाद में जाकर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे भारत के पहले, वो आपसे पूछा जाए तो वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हो आप, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद की बात की जाए तो भाई ये कह रहा है कि एक एजुकेशनिस्ट, ऑथर, थियोलॉजियन यानी धर्मशास्त्री, जिन्हें डिफरेंट रिलीजन्स की अच्छी जानकारी होती है उन्हें थियोलॉजियन कहा जाता है। स्कॉलर थे अरबिक के, कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है। बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाएगा कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो आप बताओगे अबुल कलाम आज़ाद। अगला जो है टी कृष्णमाचारी की बात की जाए तो ये इनके लिए जो सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि फाइनेंस मिनिस्टर पहले जो थे यूनियन कैबिनेट में, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन थे, तो आप इनका नाम बता सकते हैं। अगला है बलदेव सिंह की अगर बात की जाए तो इनके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट में जो थे पहले, वो बलदेव सिंह थे, ठीक है। अगला है राजेंद्र प्रसाद, तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे और इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह में भी जो इनका एक रोल रहा उसके लिए भी इन्हें जाना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जयपाल सिंह की बात करें तो इनको जो है जो कैप्टन थे फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम के, इसके रूप में इनको जाना जाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। झारखंड पार्टी के फाउंडर के रूप में भी इनको पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। एच.सी. मुखर्जी की अगर बात की जाए तो ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक तो, ठीक है। और दूसरा जो है बाद में ये गवर्नर बनते हैं वेस्ट बंगाल के, ये बात इंपॉर्टेंट इनके बारे में, ठीक है। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी की अगर बात की जाए, ठीक, तो ये जो हैं स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, ठीक है। ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है इनके लिए स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर के रूप में ही आपसे ऑब्जेक्टिव में इनको पूछा जा सकता है। भीमराव अंबेडकर, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, और कह सकते हैं लॉ मिनिस्टर थे। पहले जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी हमारी, उसमें सबसे पहले जो है लॉ मिनिस्टर थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इन्हें भारतीय जनसंघ का फाउंडर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक एक्टिव मेंबर थे हिंदू महासभा के, पर भारतीय जनसंघ के फाउंडर यानी जिसे आज हम बीजेपी पार्टी के रूप में जान रहे हैं, उसके फाउंडर मेंबर के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसलिए, ठीक है। इसके अलावा इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये जो है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई भी थे, ठीक है। जी दुर्गाबाई देशमुख की बात की जाए तो ये जो हैं आंध्र महिला सभा की फाउंडर थी, ठीक। इसके अलावा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की फाउंडर थी, चेयरपर्सन है, इसलिए इनको जाना जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर थे और बाद में भारत के भी पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है, ठीक। सोमनाथ लहरी की बात करें तो सोमनाथ लहरी जो हैं भाई, ये आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी है CPI है उसके एक लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। बाद में ये वेस्ट बंगाल स्टेट जो है हमारी, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बनते हैं, ठीक। सरोजनी नायडू की अगर बात की जाए तो इन्हें गवर्नर ऑफ UP के रूप में जाना जाता है फर्स्ट,
फीमेल गवर्नर ऑफ यूपी, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक अलग से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो हम कहेंगे भाई फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे लेंथीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये पहला फीचर आप बता सकते हो। बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़, ये बात हम बता सकते हैं। दूसरी बात कहेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी की, वो पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर एक तो इसको अमेंड करना बहुत आसान काम भी नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर अमेंड भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है। इट बिगिन्स विद प्रियम्बल, ये बोल सकते हैं। टोटल 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़ का टाइम लगा कंप्लीट करने में इसको, या फिर हम आखिरी कह सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है इस्टेब्लिश करता है कि इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। तो इसमें से कोई भी हम 4-5 फीचर्स याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की, जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, उसके ऊपर एक सवाल फ्रेम किया गया कि हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी, जिसकी हमने बात की कि एक्चुअली इन वैल्यूज़ को और फिलॉसफीज़ को हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एम्बॉडी करना, उनमें लागू करना भी ज़रूरी है, ठीक है। जब तक उनको उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो उन वैल्यूज़ और फिलॉसफीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक लॉन्ग और डिटेल डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए ज़रूरी है इसको अमेंड करना, और ताकि इसको रेगुलरली अमेंड करना, ताकि जो है इसको अपडेटेड रखा जा सके, ठीक है। टू कीप इट इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी लगातार एडवांस कर रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उसमें लोगों के एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, इसलिए उनके अकॉर्डिंगली इसमें अमेंडमेंट्स करना टाइम के समय के साथ ये भी ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इसको एक सेक्रेड स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ के रूप में नहीं देखते हैं कि भाई कोई ग्रंथ है जिसको हम बदल नहीं सकते, स्टैटिक है, अनअल्टरेबल, ऐसा नहीं बनाया, ठीक है। उन्होंने प्रोविजंस यहाँ पे रखे ताकि समय आने पर हम उसमें बदलाव भी कर सकें, और इसी को हम कहते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डिस्क्राइब्स किस तरह, उसमें डिस्क्राइब किया गया कि किस तरह से जो डिफरेंट हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी है, वो किस तरह से काम करेगी, क्या उसमें उसके पास किसके पास कौन सी पावर्स होंगी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ चूजिंग द पर्सन टू गवर्न द कंट्री, दैट मीन्स लीडर्स को किस तरह से चुना जाएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरह से होगा, प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरीके से होगा, ठीक है। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर, किसके पास कौन सी पावर्स होंगी, कौन कौन से फैसले ले सकता है। इसके अलावा इट ऑल्सो प्लेस लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लिमिट्स प्लेस डाउन की गई हैं। सिटीजन को कुछ राइट्स ग्रांट किए गए हैं जिनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल फॉर नाउ।